नमस्कार बच्चों, मैं वेद प्रकाश पाठक एक बार और आपके अपने YouTube चैनल केवीएस क्लासेस में आ चुका हूं। आज हम लोग 12th के मैट्रिक्स को पोर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में मैंने मैट्रिक्स से रिलेटेड बेसिक चीजें आपको बता दिया है। आज हमें डाउट को सॉल्व करने थे और एक्सरसाइज को सॉल्व करना था, तो बिना टाइम अपना गंवाए डायरेक्ट सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। कई बच्चे ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास बुक नहीं है तो हम एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करें। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि जब आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहां लिंक मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप 12th के मैथ्स की बुक को ले सकते हैं और उससे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए मैट्रिक्स के पहले एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके पहले बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि पहले क्वेश्चन में हमको यह बताना होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, फिर कुछ दे देगा कि A12, A2, 3, A4, 5 हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि कौन सा एलिमेंट का पोजीशन क्या है, मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का पोजीशन क्या है, इस पोजीशन को हमको फाइंड करना रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है और इस मैट्रिक्स में हमको एलिमेंट्स लिए हुए हैं, जैसे कि कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जो नहीं कि हम का ही है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। 2, 9, -11, 7, 3, 5, 3, 5/2, √3, 1, 7, 6, 4, 2 ऐसे ले सकते हैं। हो सकता है आपके बुक में ऐसा एलिमेंट मैं नंबर अलग अलग ले रहा हूं कि आपको तकलीफ ना हो, आप उसका खुद से सॉल्व कीजिएगा। बुक में जो नंबर्स हैं उसको खुद से लेके कीजिएगा। अब इसमें हमको फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर कितना है। तो सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए, क्रम या कोटि निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यह देखते हैं कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, यानी इस आव्यूह की पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। मैंने बताया था आपको कि लेट गए तो पंक्ति, खड़े हो गए तो स्तंभ। कितने लेटे लोग हैं, पंक्ति कितनी है, तो देखेंगे 1, 2, 3 पंक्तियां कितनी हैं, 3 है। ये पहली पंक्ति है, रो माने पंक्ति, R1, R2 और R3 कितनी पंक्तियां हैं, 3। स्तंभ कितने हैं बच्चों, स्तंभ अगर देखें जो खड़े हैं वो स्तंभ होते हैं। कितने खड़े हैं, 1, 2, 3 और 4 खड़े हैं ना, यानी स्तंभ कितने हो गए, 4। यानी C1, C2, C3 और C4 ये 4 स्तंभ हो गए। C1, C2, C3, C4 4 स्तंभ हो गए और R1, R2, R3 पंक्तियां हो गई। यानी कह सकते हैं कि इस आव्यूह में 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं। 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि पंक्तियों और स्तंभों से हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्डर का मतलब होता है रो क्रॉस कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या क्रॉस और स्तंभों की संख्या को हम ऑर्डर कहते हैं। इसको गुणा नहीं करता, मैंने बता दिया, ये बाई के फॉर्म में रहता है, यानी क बाई क की इसकी माप कितनी है, कितने बाई कितने की, ये मैट्रिक्स की माप है, यानी रो और बाई कॉलम को हमको बताना है। चलिए, रो कितने हैं, 3, रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 4, यानी इसका ऑर्डर कितने का हो जाएगा, 3/, इसको बाई करते हैं, 3/4। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि दरवाजे का, खेत का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं ना, तो कहते हैं कितने बाई कितने का है, वैसे ही मैट्रिक्स का भी हमको मेजरमेंट लेना है और यह बताना होता है कि कितने बाई कितने का यह मैट्रिक्स है। जैसे हमने बता दिया कि मैट्रिक्स 3/4 का है। ठीक है, अब दूसरा है, इसी में एक और क्वेश्चन रहेगा। जैसे हम लोगों ने ऑर्डर निकाल लिया, अब इसी का सेकेंड पार्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो मैंने कहा था कि आप एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे या 3/4 है, गुणा कर लीजिए तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए रो का कॉलम में गुणा कर लीजिए, 3 चौको 12, 3 4 12, यानी अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा कितने का हो गया, 12 का। अवयवों की संख्या हो गई हमारी 12 की। काउंट भी कर लेंगे, काउंट भी करेंगे तो 12 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। तीसरा जो पार्ट कह रहा है, तीसरा पार्ट
तीसरे पार्ट में हमसे पूछाएगा, कुछ दे देगा, जैसे A1 2 A2 3 ऐसे कुछ दे देगा और हमसे कुछ वैल्यू पूछ देगा। ठीक है, जैसे हम A13 मान लीजिए निकालते हैं, A13 कुछ भी दे सकता है, मैं तो ऐसे लेके आपको सिखा रहा हूं, आप करेंगे खुद से क्लियर होगा, जो डाउट होगा आप कुछ भी लेके। मान लीजिए हमको A13 निकालने के लिए कह दिया, तो A13 कैसे निकालेंगे? वन पहला मैंने आपको बताया है रो है और दूसरा वाला कॉलम है, यानी A13 का मतलब वह एलिमेंट लिखना है जो पहले रो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हो, यानी वह अवयव लिखना है जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में हो। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो अवयव रहेगा उसके अवयव को हमको क्या लिखना है करके देखते हैं। एलिमेंट का होगा क्या? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। Element of first row and third column. So, where is our first row? This is our first row, and our third column is this. तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति R1 है ना, और तीसरा स्तंभ ना, थर्ड कॉलम, तीसरा स्तंभ ये है, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? -11। आपने देखा पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का यही अवयव होगा ना, जो पहली पंक्ति जहां प्लस बने ना, प्लस का पॉइंट किस अवयव पे बने वही अवयव हमको लेना होता है। तो पहली पंक्ति को एक लाइन कीजिए, तीसरे स्तंभ को लाइन कीजिए, कहां प्लस का पॉइंट बन रहा है? यहाँ ना, यहाँ बना है ना, यही वाला अवयव हम ले लेंगे, यानी हमारा अवयव कौन सा होगा? एलिमेंट क्या होगा? -11। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमसे कह दिया कि ये 2 3 बताइए, 2 3, तो 2 3 का मतलब कौन सा रो? सेकेंड रो, और कॉलम कौन सा? थर्ड है ना, थर्ड कॉलम। ठीक है ना, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो बोले तो R2, और थर्ड कॉलम C3 है ना। तो सेकेंड रो मैंने R2, ये R2 हो गया, ये हमने R2 ले लिया। थर्ड कॉलम क्या है? ये है, तो R2 और C3 कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला नंबर ना, यानी ये हो जाएगा √3 का, ये हो जाएगा A23 √3। ऐसे ही A33 अगर हमको निकालना, A33 का मतलब थर्ड रो भी आपका थर्ड रहेगा, थर्ड रो थर्ड, एंड कौन सा कॉलम? थर्ड कॉलम भी आपका थर्ड ही रहेगा और रो भी आपका क्या रहेगा? थर्ड ही रहेगा। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो मतलब R3 और थर्ड कॉलम मतलब C3। तो R3 और C3 क्या होगा? R3 एंड C3। देखिए R3 पे हमने लाइन कर दिया, फिर C3 पे लाइन कर दिया, जहां प्लस बना, कहां प्लस बना? 4 पे। 4 वाला एलिमेंट मैच कर रहा है ना, जो R3 में भी है और C3 में भी है। कौन सा एलिमेंट है? 4, तो 4 को ले लेंगे। ठीक है, यानी A33 = तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, इसमें 2-3 और होंगे, जैसे A23 A43 ऐसे कुछ होगा, तो आप देख के ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, जो डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट के द्वारा, या व्हाट्सएप नंबर से भी आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगला सवाल, दूसरा जो सवाल है, सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें कहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में, यदि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हो, 24 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 18 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है, ठीक है ना, अपने आप में कुछ भी दे सकता है। जैसे हम मान लीजिए 24 एलिमेंट से लेके चलता है, 24 एलिमेंट्स में हो सकता है, 18 एलिमेंट्स में हो सकता है, दे देगा, उससे कोई डरने की बात नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए कह दिया कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? इफ इन अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, इफ इन अ मैट्रिक्स, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं केवल, इफ इन अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24, तो इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है? हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल इन दिस मैट्रिक्स? इस मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर पॉसिबल है? अर्थात यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इसकी कितनी संभव कोटियां हैं, कितने तरीके से इनको लिखा जा सकता है, कितनी कोटियों में इनको लिखा जा सकता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन देखें,
जैसे 24 पे दे सकता है, 18 पे दे सकता है, 13, कोई भी संख्या दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए करना हमको बस इतना ही है कि इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, इसको ऑर्डर पेयर कर लीजिए। 24 किस में आता है, कौन कौन सा ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर करते ही हमारा आ जाएगा। जैसे 24 का अगर हम गुणनखंड करें, 24 1 के पहाड़ा में आता है ना, 1 के बाद किसके पहाड़ा में आता है, 2 के भी, 2 से 12 बार में, 3 से 8 बार में, 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में और 24 से 1 बार। यही है ना, 1 2 8, पहले हम लिखेंगे 1 के बाद से 2, 2 के बाद से 3, 3 के बाद से 4, 4 के बाद से 6, 6 के बाद से 8, 8 के बाद से 12 और 12 के बाद से 24। इस तरह से संख्याओं में आता है। ठीक है, इसका गुणनखंड हो गया, है कि नहीं। अगर हम इसकी संभव कोटियां लिखे हैं, संभव कोटियां लिखें, पॉसिबल ऑर्डर्स लिखे हैं, संभव कोटियां लिखे हैं, यानी पॉसिबल ऑर्डर्स। तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, ध्यान दीजिएगा। एक हो सकता है 1 और 24, मिला लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा। तो देखिए 1 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 24 होता है ना, 1 क्रॉस 24 होता है। इसी को हम चाहें तो क्रमनिर्णय से ऐसे लिख सकते हैं 24 क्रॉस 1, माने 24 की और 1 हो सकता है कि है ना। या क्या हो सकता है, या अगर हम 3 ले 2 ले लें, 2 तो 2 के पहाड़ा में 2 ले लें, इधर से क्या लेना पड़ेगा 12, एक इधर से और एक इधर से, 2 लिए तो क्या लेना पड़ेगा 12, यानी 2 गुणे 12 और क्या हो सकता है 2 गुणे 12 भी 24 होगा, या 12 को पहले 2 को बाद में लिख सकते हैं, 12 गुणे 2 यह भी क्या होगा 24। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3 है, 3 का किसके साथ होगा 8 से, तो 3 गुणे 8, एक इधर से बढ़ेंगे, एक आगे से और एक पीछे से, तो इधर से तीसरे पे 3 आया, इधर से तीसरे पे क्या आया 8, तो 3 और ये 8, यानी हम चाहे तो 3 गुणे 8 लिख सकते हैं। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 3, तो 8 गुणे 3, 3 के बाद इधर से क्या आया 4 और इधर से क्या आया 6, यानी क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 6 और क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 4, 6 गुणे 4। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये टोटल 24 जो है, 24 के अगर किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव है तो इतनी कोटियां उनकी संभव है, इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसी में एक पढ़ा दिया है क्वेश्चन, कह दिया कि अगर 13 एलिमेंट हो जाए, मान लीजिए उस अवयव में 13 अवयव हो जाए, तब कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो टोटल नंबर कितने हैं 13, तो 13 का फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 13 किसके किसके टेबल में आता है साहब, तो या तो 1 क्या आएगा या 13 क्या आएगा, है ना, या तो 1 के पहाड़ा में आएगा या तो 13 के पहाड़ा में आएगा। 13 और किसी पहाड़ा में तो आता नहीं, अभाज्य है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं आपको पता है उसके 2 ही पेयर हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो वो संख्या स्वयं होगी। ठीक है, चाहे वो 5 हो, 13 हो, 11 हो, है कि नहीं। चलिए अब 13 का देखें तो 1 हो गया और 13, 1 के पहाड़ा में भी 13 होता है, 13 के पहाड़ा में भी 13 आता है, 1 के पहाड़ा में 13 13 बार में, 13 के पहाड़ा में 13 1 बार में, यानी 1 13 लिख सकते हैं। अब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स संभव कोटियां, संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या होंगे, तो हम देखेंगे 2 ही हैं, या तो 1 गुणे 13 लिख सकते हैं इसी को, या 13 को पहले तो 1 को बाद में तो 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो 2 तरह की कोटियां यहां संभव हो सकती हैं अभाज्य संख्या के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल में यही है, बस 24 को चेंज कर दिया है और 24 के जगह जो है 18 कर दिया है, और जहां 13 था वहां 5 कर दिया है। खुद से भी कर सकते हैं आप। क्या कह रहा है 18 अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कुल अवयवों की संख्या 18 हो जाए तो कितनी संभव कोटियां होंगी। ठीक है ना, ये तीसरा सवाल है हमारा। अगर कुल 18 हो जाए तो कितनी कोटियां संभव होंगी। तो इसको देख लें, आप होमवर्क करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है ना, इसको होमवर्क से करते हैं, खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे।
ठीक है। जैसे 18, तो 18 भाई देखिए किसके किसके टेबल में इसका गुणनखंड क्या क्या होता है। 18 1 का तो सब होगा, 1 के बाद से 18 किससे कटेगा, 2 से, 2 के बाद से 3 से, 3 के बाद से 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, यानी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 9 से कट जाएगा, 7 8 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 12 13 और किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा, 18 से। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 18 की क्या हो गई, गुणनखंड। अब इनकी अगर हमको संभव कोटियां लिखनी है, संभव कोटियां पॉसिबल ऑर्डर्स, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, एक आगे से और एक पीछे से, यानी 1 क्रॉस 18 लीजिए और फिर इसी का उल्टा 18 क्रॉस 1 है कि नहीं, ठीक। आगे बढ़िए, 2 का फिर किससे लेंगे, 9 से, 2 9 18, यानी 2 क्रॉस 9 ले लीजिए या 9 क्रॉस 2 ले लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 का 6 से, यानी 3 क्रॉस 6 ले लीजिए या 6 क्रॉस 3 ले लीजिए, है कि नहीं। यानी किस तरह से हमारी संभव कोटियां पॉसिबल है, ठीक है। अगर 5 कहने कि 18 अवयव जो कुल अवयव संख्या 5 है, तो कितनी संभव कोटियां होंगी। तो 5 का मैंने कहा 5 अभाज्य संख्या है, तो क्या हो सकता है, 5 किसके किसके पहाड़ में आता है, या तो 1 आएगा या तो 5, और किस पहाड़ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यानी इसकी कितनी संभव कोटियां हैं, या तो 1 गुणे 5 होगा या 5 गुणे 1 होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग खुद से भी ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है, एज ए होमवर्क इस क्वेश्चन को करेंगे। चौथा क्वेश्चन भी मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उसको भी आप होमवर्क में ही करेंगे, आप बुक में देखेंगे, इसी टाइप का वो भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे हो जाएगा, ठीक। 36 दे दिया है, 36 का आपको बताना है क्या क्या है, ठीक, कर लेंगे, उसका गुणनखंड कीजिएगा, फिर ऑर्डर पेयर हम लोग ले लेंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में हमको अवयव की पहचान दे दी, कोई एक अवयव की पहचान दी होगी, जैसे मान लीजिए क्या देगा कि AIJ, मैट्रिक्स की डिफिनीशन इसी से क्लियर हो जाती है, ठीक है, इसी से हम पूरा मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यही फॉर्मूला है किसी मैट्रिक्स को बनाने का, ठीक है। AIJ, A मतलब अवयव, I मतलब कौमी पक्तिका और J मतलब कौमी स्तंभ का, यानी किस पक्त, ये I जो होता है वो पक्त की संख्या बताता है, J जो है वो स्तंभ की संख्या बताता है, और A जो है वो अवयव को बताता है कि अवयव है, ठीक है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लिखें कि AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉड में -3i + j। अब क्या है कि इससे हमको एक अवयव बनाइए, अवयव का निर्माण कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए एक मैट्रिक्स, अवयव का निर्माण कीजिए, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कीजिए एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है, जिसका क्रम जो है वो 3 क्रॉस 4 का है। कितने का है, 3 क्रॉस 4 का, यानी 3 क्रॉस 4 का हमको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन ये है, जिसके अवयवों की पहचान का फॉर्मूला ये है, ठीक है, जिसमें I पहले पंक्तियों की संख्या है और J स्तंभों की संख्या है। क्लियर है। 3 क्रॉस 4 का अवयव बनाना है, यानी इसमें पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, 3, स्तंभ कितने होने चाहिए, 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 क्रॉस 4 का, लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू, लेट कर लीजिए A इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। 3 क्रॉस 4 यानी कितनी पंक्तियां होंगी, 3, स्तंभ कितने होंगे, 4। तो 3 पंक्तियों वाला मैट्रिक्स पहले ले लेते हैं, A और स्तंभ कितने होंगे, 4, A A A A A A A A A A, ऐसे हमने कितनी पंक्तियां इसमें, 1 2 3 पंक्तियां हैं ना, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 और 4। यानी इस तरह से हमने देखा कि इसमें 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, इस अवयव में 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। क्लियर है ना। इस तरह से हमने देखा कि इस अवयव में 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं।
यानी 3 गुणे 4 का यह अवयव है। 12 अवयव होने चाहिए ना, 4 के 12। देखिए 12 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब देखिए यह कौन सी पंक्ति है, कौन सी पंक्ति है, आर है। पहले हमको पंक्ति लिखना होता है, फिर स्तंभ लिखना होता है ना। ये कौन सी पंक्ति है, पहली, तो सब में एक एक लिख जाइए। पहली पंक्ति है ना। ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी, तो 2 लिख जाइए। ये कौन सी पंक्ति है, तीसरी, तो 3 लिख जाइए। है कि नहीं, कोई दिक्कत। पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है तो हमने 1 लिख दिया, या दूसरी पंक्ति है तो 2 लिख दिया, या तीसरी पंक्ति है तो हमने 3 लिख दिया। ऐसे ही देखें तो ये कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ है ना। यह कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है। यह कौन सा है, तीसरा है। और यह कौन सा है, चौथा है कि नहीं। तो पहले स्तंभ के बाद में सबके आगे हम 1 लिख दें, दूसरे स्तंभ में 2 लिख दें, तीसरे में 3 लिख दें और चौथे में 4 लिख दें। है कि नहीं, यानी A11 A21 A31 A22 A12 A22 A32 A13 A23 A33 A14 A24 और A36 हमको क्या हो गया, 5। यानी अब ये सारी वैल्यूज हमको क्या करनी है, हमको A11 A21 2 ये सारे वैल्यूज हमको क्या करने हैं, फाइंड करने। इनके वैल्यू हमको फाइंड करना है किस तर्ज पर, यानी गाने को ये गाना है, तर्ज हमारा ये रहेगा। क्लियर है, इस गाने को इस तर्ज पर गाना है। क्लियर है, जैसे A I J बराबर दे दिया 1/2 मॉड में -3I + J, और हमको वैल्यू निकालना है A11 का। वेट हम देखें तो I के जगह पे भी 1 है और J के जगह पे भी क्या है, 1 है। I भी हमारा 1 का है और J भी हमारा 1 का है कि नहीं। I के जगह पे भी हम 1 लिखेंगे और J के जगह पे भी क्या लिखेंगे, 1। यानी इसका A11 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 -3, ये मॉड लगा ले हम, -3। I की वैल्यू यहां से क्लियर है ना, I भी कितने का है, I भी हमारा 1 का है और J भी कितने का है, 1 का। I के जगह पे भी 1 और J के जगह पे भी 1, -1 + 1, यानी ये हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 और +1, यानी 1/2 मॉड में -3 + 1 -2 होगा। है कि नहीं है, -2 होगा ना। जैसे ही मॉड हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, मॉड के बाहर निकालते ही माइनस प्लस हो जाता है, तो 1/2 × 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और वैल्यू कितना आएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। A11 क्या हो गया, 1 का हो गया। अब हमको क्या निकालना है, आगे बढ़े, A12 चलिए देखते हैं A12 कैसे निकालते हैं। A12 का मतलब है कि पहला I होता है और दूसरा क्या होता है, J। यानी I की जगह कितना रखना है, 1, I की जगह 1 रखना है, और J की जगह कितना रखना है, 2, J की जगह क्या रखना है, 2। यानी इस फॉर्मूले में I की जगह 1 और J की जगह 2 रखना है। कैसे रखेंगे, 1/2 मॉड हो गया, -3 × I की जगह हमने 1 रख दिया तो -3 × 1 हो गया, और प्लस J की जगह हमने क्या रखा, 2, तो +2 हो गया। है कि नहीं, देखिए -3 I की जगह हमने 1 रख दिया और J की जगह क्या रख दिया, 2, यानी ये हो गया 1/2 मॉड में -3 और +2। है कि नहीं, यानी 1/2 × -3 और +2 मिलके कितने का हो जाएगा, -1, है ना। और मॉड से बाहर निकलते ही -1 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस मॉड से निकलेगा जैसे ही, वैसे ही ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 1/2, ये 1/2 × 1 मिलके कितने का हो जाएगा, 1/2। है कि नहीं। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, A11 निकाला, A12 निकाला, A13 निकालते हैं। ठीक है, A13 फार्मूला हमारा वही है, 1/2 मॉड -3I और +J। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। I की जगह क्या रखेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, 1, और J की जगह क्या रखेंगे, 3। I की जगह 1 और J की जगह 3। ये IJ का फार्मूला है ना, यही AIJ का फार्मूला है। हमको A13 निकालना है, यानी I की जगह 1 निकालना है
और जे की जगह 3 रखना है। आई की जगह 1, जे की जगह 3 रखते हैं। 1/2 इंटू -3 इंटू आई की जगह क्या रखना है 1, आई की जगह हमने क्या रख दिया 1, प्लस जे की जगह हमको क्या रखना है, ये जे है ना, तो जे की जगह क्या रखना है 3, तो जे की जगह हमने रख दिया है। कोई दिक्कत, यानी 1/2 इंटू -3 1 या -3 और ये +3, 3 में से 3 या कितना हो गया 0, यानी 1/2 इंटू 0 और 1/2 इंटू 0 कितने का हो गया 0 का, A13 0 का हो गया, है ना। इस तरह से हमने देखा। अब बाकी भी खुद से निकालेंगे, ठीक है, बाकी भी आप निकालेंगे। आप क्या निकाल, A11 हमने निकाल लिया है, कितने का है A11, अभी हमने निकाला था ना, A11 निकाला था हमने, फिर A12 निकाला, फिर A13 निकाला, A14 आप निकालेंगे, A15 निकालेंगे, या A14 के बाद A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, ऐसे सुमन बढ़ता जाएगा। तो बाकी ऐसे निकाल लेंगे हम, जैसे A22 निकालना है तो I के जगह पे 2 और J के जगह पे भी क्या रख देंगे 2 रख देंगे। किसमें 1/2 किसमें रखना है 1/2 इंटू मॉड में -3i प्लस J, इसमें I की जगह 2 और J की जगह पे भी क्या रख देंगे 2, जिससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम सारे वैल्यू निकाल लेंगे, A11 A12 A23 A22 ऐसे सारे निकाल लेंगे। और सब वैल्यू को निकालने के बाद जब, चूंकि ये 4 × 3 का है ना, तो 12 अगर होंगे, ठीक है, 12 जब निकल जाएगा A11 A12 A13 A14, फिर A22 A23 A24 है ना, फिर A31 A32 A33 A34, फिर A41 A42 A43 A44, ऐसे 12 अवयव निकलेंगे। 12 को निकालने के बाद जो हमारा अवयव हम माने थे ना शुरू में, लेट A बराबर ऐसे लिखा था ना, A11 A12, इसमें उन वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। जैसे A11 के जगह पे A11 का मान, A12 के जगह पे A12 वाला, A13 के जगह पे A13 वाला, A14 के जगह A14 वाला, ऐसे A21 होगा, ऐसे A31 होगा, ऐसे A41 होगा, ऐसे सारे वैल्यूज इसमें क्या कर दीजिएगा रख दीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी आपको होमवर्क में खुद से करेंगे, जो डाउट होगा हमसे पूछ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा। जैसे देखें, इसको भी हम लोग चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, एक समझ लेंगे बाकी खुद से कर लेंगे। जैसे आव्यू दे देगा, कह देगा कि एक आव्यू है, ठीक है, और इसमें दो तरह का दे देगा, एक तरफ वेरिएबल दे देगा, एक तरफ कांस्टेंट दे देगा, कह देगा दोनों आव्यू क्या है इक्विवेलेंस है, इक्वल है। एक बात याद रखिएगा, दो आव्यू बराबर तभी हो सकते हैं जब उनके प्रत्येक अवयव आपस में इक्वल हो। पहली बात, उनकी ऑर्डर्स आपस में सेम होने चाहिए, यानी अगर यह 2 × 3 का है तो ये जिसके बराबर होगा वह भी कितने का होगा 2 × 3 100%। अगर ऐसा नहीं है तो ये गलत, तो ये बराबर होगा ही नहीं। बराबर तभी होगा जब दोनों एक बराबर हैं। जैसे एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रखें और बराबर एकदम सेट हो जाए, ये तभी संभव है जब दोनों के माप क्या हों एक बराबर हो। एक बराबर नहीं होंगे तो एक बड़ा एक छोटा नहीं हो जाएगा, तो बड़ा छोटा नहीं होना है, एक बराबर होना है। और एक बराबर तभी होगा जब दोनों के ऑर्डर्स क्या हों इक्वल। क्लियर है? तो ऑर्डर होने चाहिए इक्वल। दूसरी बात कि सभी अवयव, इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, इसका तीसरा इसके तीसरे से और इसका चौथा इसके चौथे के क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं x24z, मान लीजिए ऐसे दे दिया x24z और यहां पे दिया 1 2 4 3। अब कह रहा है कि ये दोनों जो आव्यूह हैं वो बराबर है, इक्वल मैट्रिक्स है। दोनों आव्यूह जो हैं बराबर है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो ये तभी संभव है जब इसका पहले इसके पहले के इक्वल होगा, इसका दूसरा इसके इक्वल होगा, इसका तीसरा इसके इक्वल होगा और चौथा इस चौथे के इक्वल होगा। यानी क्रमागत अवयव, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव, माफ कीजिएगा मैंने क्रमागत कह दिया, संगत होना चाहिए इसके जगह, संगत शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो संगत अवयव हैं वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे x अगर है तो x का संगत यहाँ क्या है 1, अगर 2 है तो 2 का संगत तो 2 है, देखिए बराबर दिया है, 2 बराबर 2 के दिया है ना, 2 है तो यहाँ भी 2 है।
यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ z है, यहाँ 3 है, इसका मतलब इस z की जगह क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। देखिए x की जगह 1 होना चाहिए, जो x है वो 1 है, यहाँ x जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के, x बराबर 1, यानी इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा, यानी इसका a11 इसके a11 के बराबर होगा, इसका अवयव इसके उसी अवयव के इक्वल होगा, यानी x किसके बराबर होगा? 1 के, 2 2 के बराबर है ही, 4 4 के बराबर है ही, z किसके बराबर हो जाएगा? z बराबर हो जाएगा 3 के, है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 2-3 लीनियर भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे क्वेश्चन देखें लीनियर भी आ सकता है, जैसे कह देगा ऐसे कि x प्लस वाई, x माइनस वाई और 2x माइनस जेड बराबर कह देगा कि 5 1 और 6 के इक्वल है, 5 1 और 6 के इक्वल ऐसे दे देगा, कह देगा कि x y और z की वैल्यू बताइए, तो हम कंपेयर कर देंगे, x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस वाई हो गया 5 के, x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, और 2x माइनस z किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। आपके बुक में अलग भी हो सकता है, यहाँ वेरिएबल अलग हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन तरीका मैं बता दे रहा हूँ इसलिए कि बुक वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसी पे बेस्ड एक बता दे रहा हूँ कि आप इससे कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, जोड़ के घटा के, है कि नहीं, वैसे ही करेंगे। 3 समीकरण हमको मिल गया, समीकरण 1 2 और 3, है ना। समीकरण 1 और 2 को देखें तो y से y एलिमिनेट हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल x। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ें, समीकरण 1 अब प्लस 2 करें तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 5 है कि नहीं, फिर x माइनस वाई बराबर 1 ऐसे दिया रहता है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे तो y से y, देखिए एक बात याद रखिएगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब किसी रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो जो दो वेरिएबल्स होते हैं हम कोशिश करते हैं कि कोई एक वेरिएबल आपस में बराबर हो जाए। जैसे यहाँ कितना y है? 1, यहाँ कितना y है? संयोग से दोनों एक एक y है तो आसानी से हो जाएगा। अलग अलग y होते हैं तो फिर दोनों को इक्वल करते हैं, जैसे यहाँ 2y और यहाँ 3y होता तो इसको हम 6y कर देते, इस वाले का गुणा इसमें और इस वाले का गुणा इसमें कर देते, वो दूसरी बात है। फिलहाल यहाँ दोनों इक्वल हैं, दोनों के साइन अपोजिट हैं, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ देना चाहिए, समान चिन्ह हो तो घटा देना चाहिए। विपरीत चिन्ह है ना, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल होगा, लेकिन अगर हम घटा दिए तो यहाँ x से x भी कैंसिल हो सकता है। देखिए कैसे, दोनों प्लस में है ना, घटाएंगे, समान चिन्ह वाले घटाने से खत्म होते हैं और विपरीत चिन्ह वाले जोड़ने से खत्म होते हैं। तो जोड़ना आसान होता है, जोड़ देते हैं, घटाने में चिन्ह बदलने का झंझट है, जोड़ने में वो झंझट नहीं है आपके पास, तो जोड़ना आसान है, सुविधाजनक है, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो y प्लस में है, y माइनस में कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 यहाँ गुणा में ही कर जाएगा, भाग में हो जाएगा, x 6 बचा 2 हो जाएगा, 2 से 6 कट गया 3, x कितने का हो गया? x 3 का हो गया। अब x प्लस y कितने का होता है? 5 का, x कितने का है? 3 का, तो x की जगह क्या रख देंगे? 3, तो 3 प्लस y इक्वल टू 5। यहाँ 3 किसमें है भाई साहब? प्लस में है ना, 3 किसमें है? प्लस में, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा? माइनस में, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 3। अब 5 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है? 2 आता है ना, 2, यानी y कितने का हो गया? अब रही बात z निकालने की बात, तो z केवल किसमें है? तीसरे में है। तीसरे में अगर हम x का मान लिख दें तो z तो वैसे ही निकल जाएगा ना, तो समीकरण 3 में x का मान रखते हैं, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो 2 गुणे 3 है ना, 2x माइनस जेड बराबर 6, 3 क्या है? 2x माइनस जेड बराबर 6 है ना, इसमें x की जगह क्या रखेंगे? x का मान कितना आया है? देखिए y का मान 2 आया था, x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, जब y का मान 2 है तो x का मान 3 है, यहाँ पे x का मान है ना 3, x का मान 3 यहाँ रख दे, तो 2 गुणे 3 माइनस जेड बराबर 6, 2 तिहाई 2 तिहाई
6 माइनस जेड बराबर 6। अब 6 यहाँ प्लस में इधर जाए किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी जेड बराबर कितने का हो जाएगा 0 का। जेड कितने का होगा 0 का, साफ कर देगा 6 प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 6 में से 6 गया कितना हो गया 0, यानी जेड कितने का हो गया 0 का, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग तुलना के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको कर लेंगे। अब 3 क्वेश्चन आपके बुक में रह जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव, जैसे एक क्वेश्चन कह देगा कि अगर किसी वर्ग आव्यूह के लिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है, आप देख लेंगे बुक में ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कह रहा है 8वें में कि एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, तो इसके लिए क्या जरूरी है, वर्ग आव्यूह के लिए क्या जरूरी है, अगर इसमें m पंक्ति और n स्तंभ है तो वर्ग आव्यूह कब होगा। तो जाहिर सी बात है वर्ग आव्यूह की परिभाषा पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या m, तो वर्ग आव्यूह के लिए शर्त होगा m किसके बराबर हो जाए, n के, या ऑप्शन जो भी होगा, जो भी नंबर का ऑप्शन होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जिस नंबर का भी ऑप्शन होगा उस नंबर में क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें x y की वैल्यू आपको निकालनी होगी, उसको भी होमवर्क में करना दे रहा हूं मैं। इसमें एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो सबसे मजेदार है और कई एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और बोर्ड के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के लिए इसमें महत्वपूर्ण कर दीजिएगा। जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है यह बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव बोर्ड के लिए, ठीक है ना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कह देगा कि यदि किसी आव्यूह में कुल प्रविष्टियां 0 और 1 लेके करनी है, एक आव्यूह है 3x3 का आव्यूह बनाना है, कितने का बनाना है 3x3 का आव्यूह बनाना है 0 और 1 को लेकर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 और 1 को लेकर 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है ना, इसकी कितनी प्रविष्टियां पॉसिबल है, कितने तरीके से इस मैट्रिक्स को बना सकते हैं, हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के कितने पॉसिबल वेज हैं। ओके, सो नाउ व्हाट we have 2 elements 0 and 1. By using these 2 elements we have to construct a matrix of 3x3. Okay, so if in solution we are seeing that we can see a 3x3 matrix has 9 spaces. How many spaces? 9 spaces. Means 9 elements will be there ना, क्यों? आव्यूह बनाना है तो 3x3 के आव्यूह के लिए 9 अवयव होने चाहिए। 9 अवयव की जगह पे हम किसको भर सकते हैं, 2 0 या 1 यानी 2 अवयव को भर सकते हैं, 2 अवयव को 9 जगह हम भर सकते हैं, यानी इसके लिए भी हमारे पास कितने ऑप्शन हैं 2, इसके लिए भी कितने हैं 2, इसके लिए भी 2 2 2 2 2 2, यानी कुल कितने ऑप्शन हैं 2 ऑप्शन है, कितनी बार भरे जाएंगे 9 बार, कितनी बार 9 बार, तो इसकी कुल प्रविष्टियां हो जाएंगी, कुल प्रविष्टियां हो जाएंगी, टोटल एंट्री हो जाएगा 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 को अगर हम सॉल्व करें तो होगा 512, 2 पे घात 9 का मान कितना होगा 512। क्यों 2 पे घात 9 होगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा, बेसिकली थोड़ा क्रमचय संचित में अगर हम जाएं तो और अच्छे से समझेंगे। देखिए कुल कितने जगह हैं 9 जगह है ना, एक 0 भरेंगे या 1, इन्हीं दोनों में से कोई एक भर सकते हैं, कोई तीसरी संख्या भर नहीं सकते, यानी कि इस जगह पे भरने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है ना, 0 या 1, है कि नहीं, इसके जगह पे भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 0 या 1, इसके जगह पे भी 2 ही ऑप्शन है, 0 या 1, सेम इसके लिए भी, सेम इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, यानी इसके लिए कुल कितने ऑप्शन है 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 2 2, सबके लिए 2 2 ऑप्शन है, यानी कितनी बार 2 ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, बार मतलब मल्टीप्लाई ना, 9 बार 2 ऑप्शन है ना, तो 9 बार यानी 2 का 9 बार गुणा होगा ना कुल प्रविष्टियों के लिए, तो 9 बार गुणा का मतलब 2 पे घात 9 लिख देंगे, कुल प्रविष्टियां बराबर 2 पे घात 9, और 2 पे घात 9 की वैल्यू कितनी होगी 512, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128 जो है ये 500 कर लेंगे, 256 512, ठीक है, 2 पे घात 9 की वैल्यू 512।
तो इस तरह से बच्चों आज हमने मैट्रिक्स के पहले एक्सरसाइज को सॉल्व किया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अपने डाउट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट के द्वारा सेंड कर सकते हैं। दोबारा आपको समझाया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किए जाएंगे। आप व्हाट्सएप के द्वारा भी, व्हाट्सएप नंबर आपका नीचे लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप के द्वारा भी अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।